अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। मेरी बात सुनिए। क्या हो गया? ओ भाई, फरमान आदमी है, नु बात करो सु। ठहर जाओ। ना फरमान क्या है? पाकिस्तान विच बाबा ते काला हिरन मारना मना है। एक मिनट ठहर जाओ। मेरे दिन मारता तुसी। क्या बात? सानू मार दिता जे। अल्लाह माफ कर दवे, गुनाहगारा किहो जी गल करना है। वालदे दा घर मर गया मंजी दे उत्ते, बाबा अपने डेरे ते। बाबे ने किथों मार दिता? बाबे ने आपका बाबा नहीं मारा। बैठ जाओ, बैठ के बात करो जो भी है। ये कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ, बैठ जाओ। ए बाऊजी एदा ढेर अगर जरा दूर लुआ दियो ते बाबा इत्थे बह जाए। बैठे, कुछ नहीं होता, बैठ जाए। मैनू करना ओ भाई आराम से, लापड़ जी का गुटकू चनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। ए सारा फ्रॉड है। मैं कना भाई ओए बस। ए अल्लाह कोलो माफी मंग, कन्ना नु हथ ला, तौबा कर ले। ए बुजुर्गां नु बाबियां नु बेइज्जत कर रहे हैं। दोज़खिया की करन दे। बाबा जी आपने भी कोई हरकत की होगी जिसकी वजह से वो इतना मुश्तैल। नाले एडा पहुंचिया बाबा सा ते तेनू पता नहीं सी तेनू वजणिया तू घरों ही ना आउंदा। ए बाबा कदों घरों निकलदा ए, बदबख्त घरों चुक ले आया बाबा। चुक के मैं तुहानू ऐसे लेके आया कि बाऊ उन्हां दे मत्थे ला के दुनिया वाले नूं दसन के फ्रॉड आ। इस तरह के बाबे होते ही फ्रॉड है। सैकड़ों मरतबा तो हम अपने शो में जिक्र कर चुके, लेकिन आपके साथ हुआ क्या है मामला, ये बताएं। ए मैं ते हैरान हां, इस गुस्ताख दा प्रोग्राम 11 साल तो किवें चलन दे है। बस करो, तुम इतने रहते नहीं, गुनाह सो आपके सर्टिफिकेट बांटने वाले। बाबू जी हुण नेट ते सारा कुछ हैगा, हर दूसरे बाबे नू औरतां ही कुटण दी। वो वाकया तो सोशल मीडिया पे आ गए ना, जहाँ पे ऐसे बाबों को मार पड़ रही है, लेकिन वो वाकयात मंजरे आम पर नहीं आते करोड़ों की तादाद में, जहाँ पे ये खवातीन को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो रहे हैं। मैं भी आज इन्हां दी वीडियो बना के नेट ते सुटनी है। बात क्या है? गुस्ताखा बाज आ जा। बात क्या है? बात बताएं आराम से, आराम से। बाबू जी मेरे अब्बा जान हेपेटाइटिस सी के मरीज सन। डॉक्टर से हम दवाई खिला रहे थे और उससे अफाका भी हो रहा था। बस ना शुक्री बेसब्री की थी, एक दोस्त ने इनके माथे लगा दिया और इन्होंने अपने अमल के साथ कहा कि मेरा अमल इसमें कि दवाई सारी छुड़ा दो। हमने दवाई खिलानी बंद कर दी। शाबाश। इन्होंने कहा चिकनाई वाली चीजें खिलाएं, तेल मसाले वाले सालन खिलाएं। डॉक्टर ने ये सब कुछ बंद किया हुआ था। इस फ्रॉडिये के कहने पे हमने खिलाना शुरू कर दिया। फिर नाफरमानी कर रहे हैं, दोज़खी है, दोज़खी है। मैं हैरान हूँ कि लोगों से क्या क्या काम करवा लेते हैं और इनको जरा बराबर भी रहम नहीं आता कि इन्होंने क्या कर दिया है, क्या कह दिया है। और डायबिटिक को किसी को कह देंगे कि जी हमारे अमल की बुनियादी शर्त ये है कि आप सब कुछ खाएं, मीठा खाएं, जलेबियां खाएं, गन्ने का रस पिएं। और खुदा का नाम, हार्ट पेशेंट को कहते हैं दुनिया की हर चीज खाएं। और खुदा का नाम लो, थोड़ा सा तो रहम खाया करो। ये बाबे नाल रेड़ियां वालियां नूं भी ते चलवाना हुंदा है। तो भाई आला, मुझे तो यही लगता है। ये जेड़े गुनाहगार नाफरमान बाबे दी जूत पतान करदे ने, उन्हां दियां वीडियो बना के नेट ते सुट देंदे ने। ये जेड़े बाबे दम नाल, बाबे दी फूक नाल, बाबे दे तवीज नाल, बाबे दे अमल नाल ठीक हो के ते अपने घर पहुंच जांदे ने, उन्हां दी वीडियो बना के भी नेट ते सुटो ते सही। अगुए भी कर दे बाबा, किडे लै सिर आया डा। बाबा जी की बात तो सुनो ना, ये चीजें आप नेट पे क्यों नहीं फेंकते? बाबा ही ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਕਬਰ 'ਚ ਜਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ। कोई एक मिसाल दो। ਐ ਵੇਖਾ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਏ, ਮਿਸਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵਹਾ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਬਾਬੇ ਕੇ ਦਮ की। ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੈਰ ਹਿੱਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਨੇ ਐਸਾ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਏ, ਮਾਈ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਏ, ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। देखा, यकीन कीजिए
वही अम्मा जो मेरी व्हील चेयर पे थी, बाबा जी के अमल से वही गिद्दा पा रही थी। लेकिन मिसाल कौन सी पेश की है, इसे कहते हैं ना खाजेदा गवाह डड्डू। इत्थे आके बाबा फस जाता है क्योंकि शक्ल भी डड्डू नाल मिलती है। मोटू जी मेरी एक बात सुने, मुझे तो समझ नहीं आती कि आप लोग आज भी इस जदीद दौर में इन लोगों के हाथों बेवकूफ बन कैसे जाते हैं। तो अरबों डॉलर लगा के पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है बीमारियों पे, और उनका इलाज जो इन बीमारियों का इन बाबों के पास है। अगर ये इतने ही कारगर होते तो ये बाबे आज अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस में बैठे होते। ये काफरां दी गल कर रही है, ये नहीं करना बनती। ये देखा साथ ही इस तरह के कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं लोग। ए बाबे ते जेड़े मरीज ठीक होए ने, काश बाबा ऐसे लियो सारे इत्थे हाजिर कर सकदा। तो कोई एक ही हाजिर कर दो। ए तेनू मिसाल देना है, बैठी है तेरे सामने, उठ के वहां उठो मिसाल। ओ मिसाल तो बड़ी होगी। एदी दूजी मिसाल सुन ले। इस बच्चे दा सबका वड्डा भरा 11 साल हो गए सन विआह नू, बच्चा नहीं सी हुंदा, अल्लाह ने कोई औलादे नरीना नहीं सी दित्ती। ए पुछ खलोता है तेरे मुंह अगे, ए पुछ बच्चिया। बाबे ने एक तवीज लेके ते कुड़ी दे गल च पाया है, एक तवीज लिख के ते मुंडे दे गल च पाया है। जोड़ा हुआ जोड़ा। ये भी बताओ कि लेडी विलिंगटन से इलाज भी करवाया था। तो वैसे ही करवाया था, बच्चे बाबा जी के तावीज से ही हुए हैं। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, तल्ले 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 तल्ले। इंतहा है ज़ईफुल इत्कादी, इंतहा है। लो साडी बारी आई ते बुद्धू रो पिया। ये क्या बात है? ये जेड़ा साडा मरीज ठीक होंदा है ओनू ज़ईफुल इत्कादी, इस जेड़ा अल्लाह दी मर्जी नाल मर जांदा है ओ साडे ते पा देंदे ने। अब बस करो, सीधा सीधा ड्रामा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। इसके अलावा तुम्हारे पास एक भी मिसाल है? ये मिसालां कई, बाबे दे बरकत दे नाल, बाबे दे तवीज गंडे दे नाल ऐसा ऐसा कम होया है, तेरे प्रोग्राम दे विच ही बैठा है। कौन? ऐ बच्चा वेख सामने है जेड़ा ऐनक मथे ते ला के बैठा है, हालांकि डेले दे थोड़े थल्ले ने, इनू याद नहीं रहा, अखां थल्ले ने, इत्थे ला बैठा है ऐनक। ये बाबे ने एहो जिहा तवीज दिता है ते सके भरा नू नौकरी नहीं सी मिलती, पूछे दे कोलो जदों तवीज गल च पाया 1 हफ्ते बाद नौकरी मिली है कि नहीं? क्यों बताओ जरा। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਊ ਜੀ। बताओ। ये केड़ा वजीर दा फोन है? वजीर दा फोन हुंदा की है, बल्कि वजीर ही की हुंदा है। ये हर दूजे दिन खान साहब कट देंदे ने, की कर लेंदे ने अगले। 6 महीने पहले क्यों नहीं वजीर को फोन करा लिया? तो क्यों बाबे दे डेरे ते कचल हुंदे हो? लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, थल्ले 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 थल्ले। क्या शोभदाबाजियां करते हैं ये लोग। मत साडे अमल नू शोभदाबाजी कहे, तेरे मुंह ते मसाल दे दित्ती है। उदों ते बच्चा कहंदा सी मेरे भरा नू नौकरी नहीं मिलेगी ते वो खुदकुशी कर लेगा। तो ठीक है, तुमसे कौन सा नौकरी मिल गई है तुम्हारे तावीज से? उन्होंने वजीर तक अप्रोच किया, वजीर ने सिफारिश की है, जो इस मुल्क में होता है। और मुल्क में ये सब कुछ हो रहा है तो तुम लोगों की चांदी हुई है ना। अगर मुल्क में इंसाफ का राज हो तो तुम लोगों को मुंह भी कोई ना लगाए बल्कि जूते मारे। अल्लाह को लो खैर मंगो, अल्लाह को लो खैर मंगो। ये ना क्या करो, लोग अगर अल्लाह से ही खैर मांगने लग जाए तो तुम लोग फारिग हो जाओ, बेकार हो जाओ। असी भी अल्लाह को नहीं मंग के बंदे नू फड़ाउंदे आ, असी किहड़ा पल्ले हो देने आ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੂਠ ये ਹੈ। बाबा ही तुहाडे मुल्क चलाण डे ने। अल्लाह कोलों खैर मंगो बाबी आंदी। ये पूछे दे कोलो, इस बच्चे ने मैनू नहीं सी किया, खुदकुशी करदा करदा बचे आए। एदा भरा नौकरी ना मिलन दी वजह तो इन्हें सारा वाकया मैनू सुनाया है। मेरे भरा ने चूहे दे मुंह चो गोली कट के अपने मुंह च पा लई सी। ये अगर फौरी तौर ते डॉक्टर कोल ना पहुंचदे ते बच्चा मर गया सी। इन्हें मैनू दसिया खुद, उन्हें एक बारी धागे नाल गले ते गंड मार के खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो ते अल्लाह दा शुक्र है धागे नू टुक लगा सी, धागा टूट गया, बच्चा बच गया। मोटू वैसे मेरी नाकिस राय में अपने बाप के कातिल तुम खुद हो, ये बाबा नहीं। मैं बाबू जी बिल्कुल ठीक कहते ने बाबूरी, बल्कि नाकस राय नहीं, ये पुख्ता राय वे। ये बाबे दे तवीज़ा ने असर कर जाना सी, अमल ने कम बहा देना सी। इन्हां ना मुरादा ने किसी जायदाद दे चक्कर च रल मिल के बाबा मार लिया अपना, और दूजे दे बाबे नू मारना चाहते ने। बाबू जी ना बाबे दा कोई एक फराड है, बेवकूफ नौजवानां दे इश्कां च ये लाखां रुपया कमांदे जे। बिल्कुल बिल्कुल। ये मत गुनाहगार हो बच्चिया, की गल पिया करना है।
बाबा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। मैं खुद गया बाबा तेरे को पछाण बाबा मैंने पछाण। ओए कौन है बच्चिया? बाबा जी ये वही है जो जाते वक्त हमारी बिल्ली की प्याली से दूध पी गया था। वो तेरा बेड़ा तर गए। ओए परिंदियां को छली चुक के खाना लिया बच्चिया। ਇਹਦਾ मतलब तू मैंने पछाण लिया है बाबा। सर मैं भी गया था इनके पास और मेरे साथ क्या हुआ ये भी जरा सुन लें। जरा जल्दी जल्दी बताएं, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ हैं जुनैद साहब, लेकिन काइंडली आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये दिल का मामला है, दिल का मसला। मैं गया हूँ इस बाबे के पास और मैंने कहा है कि हमारे खिलाड़ियों ने, हमारे हीरोज ने इतनी बड़ी फिल्म हीरोइन के साथ शादी की है, तो मेरी भी शादी करा दें। मैं भी क्रिकेट खेल लेता हूँ, मैं कप्तानी कर लेता हूँ, मैं टास कर लेता हूँ, छक्का मार लेता हूँ, औखे सौखे बड़े टीम नु महल्ले से चौड़ मंग के खवा सकना। तो मेरी भी शादी कराओ कहीं से। अच्छा 3 साल इसने पैसे खाए मेरे से, जो मांगा मैंने दिया 3 साल। अखीर में आके के पैसे देने बंद किते ने ते मैनू गौर ना वेख के कहंदे ओए होए 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 तेरी शादी नहीं हो सकती। ए बच्चिया तू ही अखा वाला है, नॉलेज वाला है, दानिश वाला है, शऊर वाला है। देख के 10 हो सकती है ते बाबा गुनाहगार है। नहीं तो पहले दिन क्यों नहीं बताया जब खाते रहो पैसे? ए बाबे दा मुंह ज्यादातर थल्ले हुंदा है। बाबा 3-3 4-4 साल मुंह नहीं चुकदा। आज जी में ही बरकत है। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे जीन कनारे जीन कनारे थल्ले 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 थल्ले। बाबा तू ना कहो थल्ले, आ प्रोग्राम मुक लेंदे मैं तेनू इन्ना क थल्ले कर देंगा कि उत्ते मिट्टी पानी पै जाएगी। ना फरमाना तेनू पता नहीं बाबे नाल गुस्ताखी करन दा की नतीजा निकलदा है। की नतीजा निकलदा है? ए बाबा दौड़ जांदा है। पिछले नु पढ़ लो। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। भाईजान एक ऐसे मसले की जानिब मैं अपने व्यूअर्स की तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ जिस पर हम पहले भी कई दफ़ा मुख्तलिफ अंदाज में बात कर चुके हैं। वो है एम्बुलेंस को रास्ता देने के हवाले से कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैंने ख़ास तौर पे इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी समझा है कि पिछले दिनों मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा मंजर देखा जो शायद मुद्दतों मेरे जहन में एनग्रेव हो गया, शायद वो निकल ना पाए, कि ट्रैफिक के हजूम में एक एम्बुलेंस फंसी हुई है और वो सायरन भी पूरी स्पीड से उसका बज रहा है, फुल वॉल्यूम पे उसका सायरन था और ड्राइवर भी बेचारा पूरी कोशिश कर रहा है निकलने की। तो गालिबन उस एम्बुलेंस के अंदर मरीज था, उसकी कोई जो अजीजा थी वो बाकायदा एक तरफ से यानी एम्बुलेंस का दरवाज़ा जो था वो खिड़की में से वो बाकायदा चादर बाहर निकाल के जोर जोर से कह रही थी अल्लाह का वास्ता रास्ता दे दो, अल्लाह का वास्ता रास्ता दे दो। और दूसरी तरफ ट्रैफिक के यानी उसके ड्राइवर के साथ उसका गालिबन बेटा या भाई या जो कोई होगा नौजवान था, वो हाथ जोड़ रहा था। एक तरफ से औरत अपना दुपट्टा बाहर निकाल के लोगों से मिन्नत कर रही थी और दूसरी तरफ नौजवान हाथ जोड़ रहा था और ऊंची ऊंची आवाज में कह रहा था खुदा का वास्ता रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। उस दिन मुझे बहुत अपनी कौम की या अपनी आवाम की ज़हनी हालत पर रहम आया कि हम किस दर्जे तक पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ आपने वो वीडियो भी देखी होगी कि कहीं पे बहुत बड़ा कोई जुलूस था या बहुत बड़ा मजमा था और एम्बुलेंस आई और किस तरह वो मजमा ऐसे चीरा गया, फौरी तौर पे उन्होंने एम्बुलेंस निकलने का। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस हद तक होता है, वरना मैं ये कहता हूं कि हम इतनी भी गई गुजरी कौम नहीं है कि हम एम्बुलेंस को रास्ता ना दे, वो कि हम यूरोपियंस की तरह यानी प्रायोरिटी पे हर बंदा यानी 100% जो है यानी जो मर्जी हो जाए उसने रास्ता देना है, उस स्टेज पे नहीं है। लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं है कि हम एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दे। 100 में से कोई 50% जो लोग हैं वो रास्ता बहरहाल जल्दी दे देते हैं। लेकिन उस दिन मुझे बहुत अफसोस है कि हम इतने गए गुजरे लोग हैं, इतने गए लोग हैं कि हाँ अच्छा होता क्या है जब ट्रैफिक नॉर्मल चल रही होती है ना फिर तो लोग रास्ता दे देते हैं, लेकिन जब लोगों को ये खदशा होता है या एहतमाल होता है कि अगर मैंने एम्बुलेंस को रास्ता दिया तो मैं खुद भी फंस जाऊंगा, मुझे मेरा दाव लग रहा है मैं जल्दी निकल जाऊंगा, खुदा न खास्ता अगर आप फंस भी जाते हैं यार कितना बड़ा अजाब आ जाएगा। आप 10 मिनट लेट हो जाएंगे, 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा लेट हो जाएंगे, वो जिंदगी की बाजी हार जाएगा। फिर उस दिन मैंने पता करने
کی کہ معاملہ ہے کیا, ہم کس حد تک جو ہے وہ ڈھیٹ قوم ہے. میں نے لاہور کے جو پنجاب ایمرجنسی سروسز کے جو ڈی جی ہیں ڈاکٹر رضوان نصیر, ان سے بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ لاہور کے اندر کم از کم 20% مریض جو ایمبولنس کے ذریعے لائے جاتے ہیں وہ اس وجہ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گولڈن منٹس ضائع کر دیے ہوتے ہیں. یہ گولڈن منٹس کیا ہیں؟ گولڈن منٹس وہ عرصہ ہے, وہ قیمتی وقت ہے جو آخر میں, یعنی آپ گھر سے ایمبولنس میں جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو وہ گولڈن منٹس ہوتے ہیں. وہ 5 منٹ, 10 منٹ, 20 منٹ ہوتے ہیں, اور وہ گولڈن منٹس جب آپ ضائع کر دیتے ہیں تو آپ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں. اور اس میں کس کا قصور ہے اب یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سر میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ پاکستان میں ایک اندازے کے مطابق یومیہ 8 سے 10 لوگ جو ہیں وہ ایمبولنس میں ہی دم توڑ دیتے ہیں. اگر دیکھیں نا کہ لاہور شہر کی اگر بات کریں تو یہاں پہ 85% ایریاز ایسے ہیں جہاں پر 10 سے 15 منٹ کی ڈرائیو پہ کوئی نہ کوئی بڑا سرکاری ہاسپٹل موجود ہے. 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں, لیکن جب وہی 10 سے 15 منٹ جو ہیں وہ 1.5 گھنٹے پر محیط ہو جائے تو وہ پھر اس کا دوسرا نام اس تاخیر کا موت ہے. ہاں جی, یہ ہم نے پہلے یہ کر بھی کیا. اب تو پہلے موٹر سائیکل والی 1122 آتی ہے, وہ پھر ادھر کھڑی ہو کے تو فون کرتی ہے کہ بھیج دیو ایمبولینس, مریض ہے مرن چون 2 منٹ رہ گئے, پھر ایمبولینس آتی ہے. اور جبکہ یہ بہت سے دانشور اور علماء گفتگو کرتے ہوئے یہ اکثر کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں, یعنی انسانی زندگی میں اگر کوئی ایک حقیقت ہے تو وہ صرف موت ہے. تو جو راستہ نہ دینے والا بندہ ہے یہ اس کے لیے بھی ایک ہی حقیقت ہے, وہ موت ہے. تو آپ اگر ایک دوسرے کا اس حد تک خیال رکھیں کہ کوئی موت کے منہ میں جانے سے آپ کی وجہ سے بچ جائے, تو میرا خیال ہے یہ بھی پھر حقیقت ہے کہ آپ نے کائنات کا, دنیا کا, اس سرزمین کا سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین کام کیا ہے. بہت اچھی. یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں اور یہ ذہن میں رکھ کے سڑک پہ چڑھیں تو میرا خیال ہے ہم خود ہی کو عقل والے نظر آنا شروع ہو. بالکل صحیح. ویسے پا جنید, میں نے یہ اکثر بات کرتا ہوں, تمہارے ساتھ بھی کرتا ہوں, تم یہ زیادہ مجھے منہ نہیں لگاتے, مگر میں اکثر اس لیے نے کہا تھا کہ دونوں منہوں کے سائز میں بہت فرق ہے. چلو انج کر لو, اللہ دی رحمت دے نال اور 3-4 مہینے بعد ہوئے ڈائی جانے, چونکہ 2.5 تک تے لمک گئے ہیں, تھوڑے جی رہ گئے باقی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ یہ تربیت جو ہے نا یہ مونٹیسری سے شروع ہوتی ہے. یہ آپ چھوٹے بچوں کو یہ اگر بتانا شروع کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بچوں والا کام نہیں ہے, یہ ہے ہی بچوں والا کام. یہ بلڈ میں آپ شامل کریں, بچے کی جو گروتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اصول جو ہیں انسانیت کے, زندگی کے, آپ کے ملک کے قوانین جو ہیں, یہ بچے کی گروتھ کے ساتھ ساتھ اس کے بلڈ میں وہ بھی جوان ہوں, اصول قوانین بھی جوان ہوں بچے کے اندر, تو پھر وہ مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں. اصل میں نا ہمارے ہاں شروع سے آپ کبھی غور کریں کہ ٹریفک جو ہے نا وہ ایک کلچر کا نام ہے. ٹریفک ایک قانون اور ضابطے کا نام نہیں ہے, ٹریفک ایک کلچر کا نام ہے. ہمارے ہاں کبھی وہ ٹریفک کلچر ہی ڈیولپ نہیں ہوا. اس لیے بھی ڈیولپ نہیں ہوا, ایک تو ہم نے اسکولوں میں نصاب کے طور پہ نصاب میں شامل نہیں کیا, دوسرا ہم جب اپنے بچوں کے سامنے خود بھی گاڑی چلاتے ہیں ہم کبھی رول ماڈل نہیں بنتے بچوں کے لیے, ہم وہ تمام تر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے, اور بچہ ہم سے کیا سیکھتا ہے. اچھا, جس دن میں نے یہ دیکھے مناظر, یہ مطلب دل کو بہت تکلیف پہنچانے والا یہ منظر تھا جب میں نے اس ایمبولینس میں غالباً ماں اور بیٹے کو یا جو بھی ان کا مریض کے ساتھ رشتہ تھا اس طرح تڑپتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے دیکھا, تو میں نے معاملے کی نا تھوڑی سی کھوج لگانے کی کوشش کی. ایک بہت ہی ڈھیٹ قسم کے صاحب تھے, وہ باقاعدہ ضد لگا کے اس کے آگے چل رہے تھے اور باقاعدہ پیچھے مڑ مڑ کے ایمبولینس والے کو کچھ کہہ رہے تھے, یعنی اس کو کہہ رہے تھے کہ تم سائرن کیوں بجا رہے ہو. تو میں نے جب ذرا آگے گیا تو میں نے جہاں پہ ٹریفک کھل گئی وہاں پہ روک کے اس بندے سے پوچھا, وہ کہنے لگا جی میرے ایک کے جانے سے کیا ہو جاتا, میرے ایک سائڈ پہ کرنے سے کیا ہو جاتا, ٹریفک تو پھر بھی پھنسی ہوئی تھی. یہی وہ بنیادی غلطی ہے جو ہم کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میرے ادھر ہو جانے سے کیا ہوگا آگے. بھئی اگر تم ادھر ہو جاؤ گے اگلا بھی ادھر ہو جائے گا, اس سے اگلا بھی ادھر ہو جائے گا. یہ سوچنا کہ جی میرے ادھر ہونے سے کیا ہو جائے گا, اور بھئی تم ادھر ہوگے تو ہر بندہ یہی سوچ کے وہیں گھنٹی کون باندھے گا, یہی سوچتے رہے. اگر
یہ انتہائی بے وقوفوں والی سوچ ہوتی ہے. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاویں 5,000 کی بجائے 50,000 جرمانہ رکھ لیں, لوگ ٹریفک کے قوانین نہیں کبھی بھی فالو کریں گے جب تک آپ ان کو بچے چھوٹے چھوٹے سکول بچے جو ہیں مونٹیسری سے شروع ہو کے نرسری سے آپ ان کو ٹریفک کے اصول نہ بتائیں گے, باتھ روم جانے کے اصول نہ بتائیں گے, آپ کے پبلک باتھ روموں میں اسی طرح غلاظت ہی رہے گی, وہی بے شک جتنے مرضی ماڈرن ایریے میں آپ چلے جائیں. جیسے پاج جنید کہہ رہا تھا کہ ٹریفک کلچر ہوتی ہیں روایات جو ہیں وہ آپ نسلوں کے خون میں شامل کریں تو پھر جا کے وہ قائم ہوتی ہیں. ابھی دیکھیں نا کچھ دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ 3 بچے موٹر سائیکل پہ مر گئے. چیخ کے ہم اپنے شو میں مر گئے ہیں کہ خدا واسطے والدین بچوں کو موٹر سائیکل نہ دے. 3 چھوٹے بچے, حادثہ ہوا ہے, تینوں مر گئے. یار پھر اس طرح کی حرکات نظر آتی ہیں سڑکوں کے اوپر کہ ایمان سے گمان ہوتا ہے کہ یہ ہم لوگ جانور ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا ایک اور معاملہ بھی ہے اس حوالے سے کہ کبھی آپ جو ایمبولنس کو راستہ دینے کے کلچر پہ یقین بات کر کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اکثر اوقات کے ایمبولنس میں کوئی مریض نہیں ہوتا پھر بھی یہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ ایمبولنس والے جو ہیں ان کو بھی خیال کرنا چاہیے, لیکن اگر وہ نہیں خیال کرتے تو یہ ہمارے ہاتھ میں کوئی بہانہ یا جواز نہیں آنا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں بھی ہوتا پھر بھی آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا حال ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ایمبولنس ہو سکتا ہے وہ مریض کو لینے جا رہا ہوں, بالکل صحیح دیکھیں نا, ہو سکتا ہے کہ مریض کو نہیں بھی لینے جا رہا یا نہیں چھوڑنے جا رہا, دونوں صورتیں نہیں ہیں, پھر بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو ضرور راستہ دیں. یار مریض کا اندر سے تو تعلق ہی نہیں ہے ایمبولینس کے اندر کیا ہے, ہمارا تو تعلق ہونا چاہیے ایمبولینس کی اس لائٹ سے جو اوپر ایمرجنسی والی چل رہی ہے. آپ بس اس سے سمجھے کہ یہ گاڑی ایمرجنسی میں ہے, بات ختم ہو گئی. ہوں تھلے اتر کے گڈی چیک کراؤ پہلے ہے مریض پھر راہ دیا گا تو وہ تو پھر کام گیا. اچھا سر, اگر ایمبولینس کو راستہ دے بھی دیتے ہیں تو پیچھے اس ایمبولینس کے لائن لگ جاتی ہے, سارے اسی کے پیچھے. بالکل ٹھیک بات ہے, اس لیے بھی لوگ راستہ دینے سے اعتراض برتتے ہیں کہ اگر میں نے راستہ دیا صرف ایمبولینس کو تو پیچھے سے پوری ایک قطار لگی ہوگی جو مجھے واپس نہیں آنے دے گی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا ہو جائے گا اگر میں 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہو جاؤں گا تو کیا قیامت آ جائے گی. اچھا اس ضمن میں ایک اور بات بھی ہے کہ ہمارے جو ٹریفک وارڈنز ہیں یا جو ٹریفک پولیس کا عملہ ہے وہ بھی اس طرح سے اس معاملے کو اہمیت نہیں دیتا جتنے آپ باہر کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ وہ جو مرضی ہو جائے پوری کی پوری ٹریفک روک دیتے ہیں ایک ایمبولینس کے سائرن کی آواز پہ, وہ پوری ٹریفک روک دیتے ہیں جتنی مرضی تاخیر ہوتی جائے. لیکن ہمارے ہاں کوشش کرتے ہیں اکثر کہ اس کو پرائرٹی دیتے ہیں لیکن اتنی سختی کے ساتھ نہیں کرتے جتنی سختی کے ساتھ باہری عمل کیا جاتا ہے. ہاں جی, ہر بندہ اپنی ذمہ داری اگر کا احساس کرے تو بڑا اچھا ہو سکتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. آبشار یعنی فال ایک بڑی مشہور ہے, نیاگرا فال, کینیڈا اور امریکہ کے بارڈر کے اوپر ہے. اس کے متعلق آپ تصویریں بھی بڑی دیکھتے ہیں اور خبریں بھی سنتے رہتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ اس کو ویڈیو میں بھی دیکھتے ہیں. اس حوالے سے میں چند چیزیں اس کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑی دلچسپ اور بڑی حیرت انگیز ہیں. یہ دنیا کی خوبصورت ترین فال سمجھی جاتی ہے اور بڑا مشہور یہ مقام ہے سیر کرنے کے لیے. کتنی خوبصورت ہوگی, کتنی کا ہے یار؟ تمہیں تو اپنے علاوہ کوئی اور خوبصورت ہی نہیں نہ لگتا, تمہاری تو گئی ہے ماتواڑی. تمہیں نہیں پتا, تمہیں نے دیکھی ہو نیاگرا فال تینوں اکڑ آ جاوے. یہ امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پہ واقع 3 آبشاروں کا مجموعہ ہے جس میں کینڈین فالز, امریکن فالز اور برائیڈل ویل فالز شامل ہیں. جی جناب, یہ آبشار دریائے نیاگرا میں گرتی ہے اس لیے اسے نیاگرا فال کہتے ہیں. ان میں پانی کے گرنے کی رفتار 85,000 کیوبک فٹ فی سیکنڈ ہے. اتنا زیادہ پانی گر رہا ہوتا ہے. امین سے آپ اسے آبشاروں کا گوگا بھی کہہ سکتے ہیں, جس طرح گوگے کے اندر خراک گر رہی ہوتی ہے. وہ یہی سوچ رہے ہیں یار اگر اتنا پانی گرتا ہوگا تو سکنجمن کتنی بنتی ہوگی. اچھا جی, نیاگرا فال کو سن 1600 میں ایک فرانسیسی نے کینیڈا جاتے ہوئے دریافت کیا. ہاں, ان آبشاروں کی اونچائی تقریباً
61 मीटर है और साइंसदानों के मुताबिक ये तकरीबन 12,000 साल पहले वजूद में आई। और कहते हैं कि जिसने पहली बार इसको दरियाफ्त किया था वो गाड़ी में से गुजर रहा था तो उसने यकदम देखा कि मेरी गाड़ी पे ऊपर से पानी फेंका है। कहते हैं उसने शीशा ऊपर करके गाड़ी दी। यार वही बात, ये मेरे सीरियस सेगमेंट को फ्लॉप करना चाह रहा है। हालांकि इस वक्त आपको पता नहीं है कि टेलीविजन के आगे कितने लोग अपने चाय के कोफ लेके बैठ चुके हैं सिर्फ ये सुनने के लिए कि नियाग्रा फॉल बता रहे हैं जी, जिसको लाखों रुपया दे के खर्च करके हम देखने जाते हैं। नहीं ये तो बात जहाँ कोई रास्ता नहीं बताता। जी जी जी। और गोगा जी ज्यादा अहम बात ये है कि लोग देख के तो वहां से आ जाते हैं इस फाल को। सिर्फ इसने गोगे को साथ मिलाने के लिए उसको साफ बना दिया और वो पक्का हो गया। यार मैंने गोगा जी कहा है, इसका पूरा नाम गोगा जी है। इसको वैसे तो कोई जी कहता नहीं था, फिर इसने नाम के साथ लगा दिया। अच्छा जी। हाँ जी, इसको इतना भी नहीं था कोई कहता जी, इन्हें क्या फिर गोगा जी कर ले। हाँ गोगा जी इसका नाम, घर में अकेला ही फिरता है। जब ये राशन कार्ड बनाता है ना तो काफी जी बताता है। अभी जी अभी जी अभी जी अभी जी। अच्छा जी, सख्त सर्दी में इनका कुछ हिस्सा, इस फाल का कुछ हिस्सा जम जाता है। 18वीं सदी तक सियाहों को इस जमे हुए हिस्से पे जाने की इजाजत थी क्योंकि बर्फ का एक पुल सा बन जाता था। लोग उस पे चले जाते थे, उसका भी इंजॉय कर रहे थे। लेकिन 4 फरवरी 1912 में ये जो आरजी पुल बना हुआ था ना, ये टूट गया और 3 सियाह बेचारे हलाक हो गए, जिसके बाद जमी हुई बर्फ पे जाने के हवाले से पाबंदी लगा दी। अच्छा जी, 29 मार्च 1848 तारीख का वो सर्द दिन था कि जिस दिन आबशारों का पानी मुकम्मल तौर पर जम गया और पानी का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक गया। पानी का बहाव पूरी तरह रुकने का तारीख का ये वाहिद एक वाक़या। कौन सी तारीख बताइए जीजी? 29 मार्च 1848। लिख के दे दूं फिर तुमको? नहीं पता चल गया, अब चल गया। वो जब सीरियस सेगमेंट करता है उसके आगे तो कोई नहीं बोलता। ये वैसे मुझे हैरत हो रही है कि तुमने कहा मेरा सेगमेंट सीरियस है। यार और मैं तुम्हें इसमें हरनाम सिंह के लतीफे सुना रहा हूँ, ऐसी ऐसी प्यारी बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, नियाग्रा फॉल के ऊपर सबसे पहले 1901 में 63 साल एक खातून स्कूल टीचर थी। उनका नाम था एनी एडिसन टेलर। वो एनी एडिसन टेलर साहबा जो थी ना जी, वो ड्रम के जरिए गई थी और आबशारों को कामयाबी से पार कर गई। जी जनाब। इसके बाद चंद लोगों ने ना जी मुतअद्दिद मौकों पे इसे पार करने की कोशिश की है और इस कोशिश में कुछ हलाकतें भी हुई हैं, जिसके बाद इसके ऊपर जाने पर सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है उन्होंने और इसको गैर कानूनी करार दे दिया है। अच्छा, नियाग्रा फॉल्स के बारे में साइंसदानों का ये कहना है कि हर साल इसमें 3 फुट तक का कटाव हो रहा है। यदि 3 फुट कटाव हो जाता है, बढ़ जाती है। और 12,000 साल में इसके अंदर 11 किलोमीटर तक कटाव आ चुका है और 2000 साल बाद नियाग्रा फॉल्स जो है ना जी, ये कटाव की वजह से सूख जाएगी या खत्म हो जाएगी, ये साइंसदान कहते हैं। लिहाजा अमेरिकी और कैनेडियन हुकूमतें अभी से परेशान होना शुरू हो गई हैं कि यार तो साडा चंगा बड़ा कारोबार बने। इसके अलावा अमेरिकियों को जो टोटल पीने का पानी है उसका 20% जो है वो नियाग्रा फॉल से मिलता है। पीने के पानी का एक बड़ा सोर्स है अमेरिकियों के लिए। अब ये ना कह देना कि इस 20% हिस्से में 15% गोगा पीता है। हर बात में गोगा, हर बात में ये गोगा। तुम करते हो हर बात पे। यार मेरी तो उससे मोहब्बत है। मोहब्बत किस बात की है यार? वो तेरे वाल वेंदा भी नहीं डरता बेचारा। बता, मैं ये रहा था कि 2000 साल तक वो साइंसदान कहते हैं कि ये सूख सकती है। तो अभी से कनाडा अमेरिका टेंशन में हुआ है, सानू अगले साल का नहीं कोई फिक्र। अच्छा, नियाग्रा फॉल्स में गिरते हुए पानी का शोर इस कदर ज्यादा होता है कि अगर इसके ऊपर से 5 F-16 F-16 जिसे हम कहते हैं F-16 तैयारे, वो भी गुजर जाए तो आवाज सुनाई नहीं देती। इसका अपना इतना ज्यादा शोर है और इसमें लोगों की दिलचस्पी का ये आलम है कि नियाग्रा फॉल्स देखने वाले सालाना
2 करोड़ 80 लाख सयाह वहां का रुख करते हैं जी। एक साल में 2 करोड़ 80 लाख बंदा वहां नियाग्रा फॉल देखने जाता है। और ये अमेरिका और जो कनाडा है ये सिर्फ कोपन जी उधर को टिकट शिकट नहीं लगाई हुई है, कोपन से उधर हमें लेने को पड़ता है। मुझे पता नहीं है, गया तो मैं 3-4 रही हुई उधर। ये सिर्फ कोपन की मद में 3 अरब डॉलर से ज्यादा कमाता है ये अमेरिका और कनाडा। 3 अरब डॉलर से ज्यादा साल। अच्छा, इसके साथ साथ 1881 से नियाग्रा फॉल से बिजली भी पैदा की जा रही है और ये कोई 2400 मेगावाट बिजली हासिल होती है इससे। हाँ जी, और इसका पानी जो नीचे गिरता है उसमें इस कदर शिद्दत होती है कि 10% मच्छियां मारी जांदियां ने बेचारे। और फिर उन्हां दी घर वाले बह के गल्लां करदे ने, पता नहीं खुदकुशी कीती या पिछों पानी ने धक्का मार छड्डा। समझ नहीं आई, एडी जवान होई सी, मैं ते सोचण दी सां कोई चंगा मच्छा वेख के ते विआह कर। हुण सारा नियाग्रा दरिया गल्लां करन दिया, पता नहीं इन्हां दी मच्छी ने क्यों खुदकुशी कीती। ये तुम सीरियस सेगमेंट कर रहे हो यार, ये सीरियस टॉपिक है मच्छियां दा, बेचारियां दा। जाके मच्छियां कोलों तो कोई पूछे। अच्छा जी, अमेरिका और कनाडा में नियाग्रा फॉल्स पर मुख्तलिफ कौमी दिनों पे जी ये या न्यू ईयर पे फायर वर्क होता है, बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत फायर वर्क होता है और उसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जाते हैं। अच्छा। और ये सारी गुफ्तगू करने का मतलब ये है कि हमें भी होश पकड़नी चाहिए। आप ये अपना कश्मीर की तरफ चले जाएं या इधर गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चले जाएं या नागालैंड की तरफ, तो कई ऐसे खूबसूरत मकाम आते हैं, फॉल्स आती हैं, जहाँ पे अगर हम थोड़ा सा काम करें, उसकी थोड़ी सी अट्रैक्शन बढ़ाएं, वहाँ पे कोई बंदोबस्त कर दें पिकनिक मनाने का, तो हम भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। नाज़रीन की हमें लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। गोगा भाईजान द ग्रेट, आज मैं आपके साथ एक लम्हा फिक्रिया शेयर करना चाहता हूं। सदके जाऊं, आपकी अक्ल के सदके जाऊं। वाह वाह वाह। लम्हा फिक्रिया उससे शेयर कर रहे हैं जिसको कोई फिक्रिया नहीं है। मेरी बात सुन लो, पहले लम्हा फिक्रिया सुन लो और फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं गोगे के साथ ये लम्हा फिक्रिया क्यों शेयर कर रहा हूँ। जी बताइए। लम्हा फिक्रिया ग़िज़ा से, खुराक से मुताल्लिक़। माशाअल्लाह कीजिए। वाह वाह। अच्छा, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त उन मुल्कों में शुमार होता है जहां पे ग़िज़ाई किल्लत का जो शिकार लोग हैं उनकी तादाद रिकॉर्ड हदों को छू रही है। जी। एक अंदाजे के मुताबिक 43%, 43% लोग जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि ये भूख का शिकार है, यानी जो पेट भर के खाना नहीं खाते। 100 में से हमारे 18 बहन भाई ऐसे हैं वतन अजीज में जो पेट भर के खाना नहीं खाते। मतलब 43% वो हैं जिनकी बॉडी को जितनी खुराक चाहिए, जिस सेहत के साथ सेहतमंद खुराक जितनी चाहिए वो नहीं है, और 18% वो है जिनके पास पूरी नहीं है, पूरा खाना ही नहीं खा पाते, उनको भूख रहती है, वो यानी भूखी। और ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि आपके मुल्क के अंदर 100 में से 18 बंदे जो हैं उन बेचारों को रोटी पूरी नहीं मिलती, और बाकी जो मैं समझता हूँ 82 लोग हैं उनके लिए बड़ी शर्म का भी मकाम। हाँ, अच्छा, मैं उस तरफ भी आता हूँ। वही असल में लम्हा फिक्रिया है कि बाकी लोगों के लिए ये मकाम शर्म क्यों है। अब देखो, ये जो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन जब ग़िज़ाई किल्लत देखते हैं तो ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से हम दुनिया में 13वें नंबर पे आते हैं। हमसे नीचे अफगानिस्तान होगा, शाम होगा, जो इस सूरत हाल, जंगी सूरत हाल की वजह से इस नहज को पहुंच चुके हैं, वरना हमारे नीचे सिर्फ अफ्रीका के चंद मुल्क ही होंगे। ये बात मानने में नहीं आती, लेकिन ये सारी दुनिया के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि हमारे यहाँ ग़िज़ाई किल्लत है, लोग भूखे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ जिन लोगों की तरफ तुम इशारा कर रहे हो 82%, अब दूसरी तरफ वो असल में लम्हा फिक्रिया वो है हमारे यहाँ कि हम एक तरफ ये और एक तरफ इंतहा ये है कि वतन अजीज में हर साल 3 करोड़ 60 लाख टन
3 करोड़ 60 लाख टन तैयार खाना, खाने की बात कर रहा हूं, जाया चला जाता है, जाया हो जाता है। यानी दूसरे लफ्जों में गरीब के पेट में नहीं जाता, अमीर की डस्टबिन में चला जाता है। अच्छा, अब आप ये बात मानने के लिए तैयार होंगे कि सिर्फ लाहौर शहर से यौमिया 25 ट्रक खुश्क रोटियों के, यानी जाया शुदा रोटियों के बाहर जाते हैं जानवरों की खुराक बनने के लिए। 25 ट्रक सिर्फ लाहौर शहर से यौमिया। कराची से कितने जाते होंगे, इस्लामाबाद से कितने जाते होंगे, और पूरे मुल्क से कितने ट्रक जाते हैं। इन ट्रकों की बकरी ये वो भैंसों के वंडे में और मुख्तलिफ चीजों में ये इस्तेमाल होती हैं। लेकिन हम खुराक, आप यहाँ पे यानी जो जाया शुदा रोटियां हैं उन्हीं तक बात क्यों रोक देते हैं? हम होटलों में जाके देख लें, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके देख लें। कुछ अर्सा पहले हमने इस बात को अप्रिशिएट किया था कि 2-3 रेस्टोरेंट्स ने ये सिलसिला शुरू किया था कि लिख के लगा दिया था कि खुराक पर पैसे आपके खर्च हो रहे हैं, लेकिन इस खुराक पर सिर्फ आपका हक नहीं है, पूरे मुल्क का हक है। उतना ऑर्डर करें जितना आपको भूख है, जितनी आपको भूख है। बात यह है कि हम होटलों में, रेस्टोरेंट्स में ऑर्डर करते हुए क्या कभी सोचते हैं कि ये खाना जाया जाएगा? फिर हम इस बात को भी अपनी हद तक समझते हैं कि जब अगर खाना हमारी टेबल पे बच गया तो उसको पैक करवा लें। आप पैक करवा के वही खाना रास्ते में किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। हमारी ओवरऑल प्रॉब्लम ये है, होटल वाले भी कसूरवार हैं। वो जो ये होटल वाले भी कसूरवार हैं। होटल वालों की भी तरबियत की जानी चाहिए कि आप खाना सर्व कैसे करें। खाना सर्व करने का भी सलीका होना चाहिए। आप एक ही प्लेट में जब इतना सारा खाना डाल देंगे, और यार सिर्फ अपना बिल बढ़ाने के लिए ज्यादा कह देते हैं कि इतना आपके लिए काफी होगा, जब के उतने बंदे या और आ जाए तो फिर भी नहीं खत्म होता। अच्छा, एक तो बिल बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर उन्होंने बिल बढ़ाना भी है तो उसका भी एक तरीका है कि आपका बिल बेशक बढ़ जाए, लेकिन आप ये जो प्लेट में डाल के खाने को जूठा करवा देते हैं, ये ना करवाएं। आप डोंगे में दे दें, आप बड़ी सर्विंग में दे दें, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके छोटी सर्विंग में लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ये जानबूझ के नहीं करते होटल वाले। फिर हमारी अपनी भी इस तरह की कोई तरबियत नहीं है। हम बचे हुए खाने को मतलब इस्तेमाल करने को हम अपनी मतलब शान के खिलाफ समझते हैं। अब कुछ तंजीमें, कुछ एनजीओज मैदान अमल में आई हैं, कुछ नौजवान हैं जो अच्छे तालीमी इदारों से फारिग हुए हैं, उनको ये एहसास, उनको, मैं तालीमी इदारों और तालीम की बात कर रहा हूँ, उनको ये एहसास गुजरा है कि नहीं यार, ये हम किसी की कॉस्ट पे खाना खा रहे हैं। ये जो हम खाना खा रहे हैं इस पर सिर्फ हमारा हक नहीं है। ये वतन अजीज में पैदा होने वाली खुराक है, और जिन लोगों ने पैदा किया वो बेचारे भूखे हैं। और किसी शायर ने कहा था ना कि भूख में कोई क्या बतलाए कैसा लगता है, सूखी रोटी का टुकड़ा भी तोहफा लगता है। यारो उसकी कब्र पे 2 रोटी भी रख देना, मरने वाला जाने कब का भूखा लगता है। अच्छा, इस ज़माने में मतलब काबिल सताइश लोग हैं जिनका जिक्र किया जाना चाहिए। उसमें एक बहुत बड़ी तंजीम है जो मुख्तलिफ शहरों में काम कर रही है, वो रिज़्क है। रिज़्क फाउंडेशन जो है वो उनका काम ही ये है, इदारे का नाम है रिज़्क, इदारे का नाम है, उस एनजीओ का नाम है रिज़्क। और वो शहर के जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, फूड कंपनीज हैं, उनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं कि जो आपकी खुराक जाया हो रही है वो जाया होने से पहले आप हमारे हवाले कर दें। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया हुआ है और वो फिर गरीबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सिर्फ एक सोच की डायरेक्शन का फर्क है, वो लाने की जरूरत है। तो हम ये जो टनों के हिसाब से अपनी खुराक जाया कर रहे हैं, इसको हम किसी गरीब के पेट में डाल सकेंगे। यार तुम अंदाजा करो कि कुछ अर्सा पहले ये जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके एक डायरेक्टर से मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि हमारा, यानी कोई स्टैटिस्टिक्स तो नहीं है, कोई कैलकुलेशंस एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन उस डायरेक्टर का कहना था कि मेरा अपना अंदाजा ये है कि जब एक हम कंटेनर यानी कूड़े का, कचरे का लेके जाते हैं तो उसमें कम से कम 30% जो है वो बचा हुआ खाना होता है।
अंदर 30% जो कचरा है वो बचे हुए खाने पर मुश्तमिल होता है। ये हम एहतियात करते हैं, और हम उन बुजुर्गों की औलाद हैं जो अगर थोड़ी सी रोटी भी बच जाती थी उसका एहतराम करते थे, और खराब होने से पहले, ये खराब होने से पहले क्यों, यानी हमारा लाजमी हिस्सा होता था हमारी बुजुर्ग खवातीन का कि किसी न किसी फकीर का, किसी न किसी गरीब आदमी का हिस्सा मुकर्रर होता था, उसको घर में बुला के इज्जत और एहतराम के साथ खाना खिलाया जाता है। जी, या बड़े अच्छे तरीके से छाबे में बड़ा सजा के पूरा तो उसकी तरफ भेज दिया जाता था। ये तो रवायात जो हैं हमने छोड़ी हैं, अपनी असल रवायात हमने छोड़ी हैं, तो हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। बिल्कुल सही है। हमें वो वाली चीजें हम अब पुरानी लगती हैं, हमें वो चीजें अब जहालत वाली लगनी शुरू हो गई, हम हो गए हैं मॉडर्न। हालांकि अमान से मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ, इसी जुनैद सलीम को फतेहगढ़ चूड़ियां स्कूल में दाखिल कराया होता तो ये अजीजी के सामने कभी ऊंचा भी ना बोलता, क्योंकि अंग्रेजी स्कूल में पढ़ बैठा है इसलिए इसको अक्ल नहीं रही। बात ना करो, मैं तुम्हें इंतहाई संजीदा टॉपिक की तरफ तुम्हारी तवज्जो मबजूल करवा। ये जितनी संजीदा बात है तुम गोगे के एक्सप्रेशन से देखो। अब दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं ना, होटल के, रेस्टोरेंट्स के जो स्टाफ है उसकी तरबियत, मेरी एक इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के जीएम से बात हो रही थी। वो ये कहते हैं कि जी हमारा अंदाजा ये है कि जब 100 आदमी खाना खा के जाता है हमारे यहाँ, तो जो लेफ्ट ओवर है ना, जो बचा हुआ खाना है, उससे 30 लोग अपना पेट भर सकते हैं। वही ना, 100 लोगों के नतीजे में 30 लोग अपना पेट भर सकते हैं, तो 18 भूखे हैं। अंदाजा लगाएं, ये 12 का खाना फिर बच जाता है। अगर थोड़ा सा हम एहतियात करें तो 100 में से जो 18 भूखे हैं हमारे मुल्क के, उनका पेट भर के फिर 12 बंदों का खाना बचता है। वो जो कहते हैं फूड इज ए फैशन फॉर रिच, फूड इज ए फैशन फॉर रिच एंड ड्रीम फॉर पुअर। गरीब आदमी के लिए ख्वाब है, अमीर आदमी का फैशन हो गया। यार समझ गए, हम तो जरूर इसकी उर्दू करके लोगों को बताते हो हम नालायक हैं। माफ कर। जैसे सर हमारे बड़े थे, कोई रोटी का टुकड़ा अगर बच जाता था तो उसके पोरे करके ना मुर्गियों को डाल देते थे। बड़े अक्लमंद होते थे इनके बड़े, इनके बड़े कितने को बड़े होंगे, ये इतना है तो बड़े इतने होंगे। यार कैसा बात है, बड़ों को सिर्फ 1.25 इंच बढ़ा दिया। अच्छा, वैसे कई एनजीओज ने तो ना अब मुख्तलिफ जगहों पे फ्रीजर रख दिए, बल्कि कोई खाना आपका बढ़ गया है तो आप डस्टबिन में ना फेंकें, इस फ्रीजर में रख जाए। लेकिन उसका भी तो कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं ना। अब थैला घर से माश की दाल लेके गया है कि जी मैंने फ्रीजर में रखनी है, और वहां से चिकन निकाल यार चिकन का तो ये बहुत फैन है। अच्छा भाईजान, ये फ्रीजर कहाँ पड़े हैं? आपके घर से बहुत दूर। उन फ्रीजर्स पे लिखा हुआ था कि गोगे की पहुंच से दूर रखे। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, फ्रिज से मुझे याद आया, फ्रीजर से, कि जब से ये फ्रिज इजाद हुई है ना, उस वक्त से भी हम लोग खाने की तरफ से लालची हो गए। पहले जो खाना ज्यादा होता था तो हमारी माएं इसीलिए किसी ना किसी गरीब के घर तक पहुंचा देती थी, या उसके बुला के उसे दे देती थी खाना वो वाला, कि फ्रिज श्रिज तो होती नहीं थी तो खराब ना हो। अब हर बंदा जो है ना जी, हर खातून जो है, खातून खाना, वो ये सोचती है कि कादली रख चलो आप सवेरे मेरा मुंडा खा ले। अच्छा चले, कुछ खाना तो सुबह उठ 50% से ज्यादा खाना जो है वो एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फिर कूड़े की टोकरी में जा। वो तो मैंने इस दफा बताया नहीं था कि बोटी बचा के ना प्याली च फ्रिज च रख देंगे ने, बोटी बेचारी इन्नी देर पई रही है कि वो थोड़े दिन बाद अखरोट लगन लग पैंदे। वो बोटी तन्हाई के खौफ से मर जाती है। हाँ जी, लालच से तो रखते हैं फ्रिज में, लेकिन कई बेपरवाही भी करते हैं, यानी लालची नहीं होते लेकिन वो देते नहीं किसी को, पड़े रहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये भी तो लालच ही है, इसलिए आपने रख दिया। आप थोड़ा सा एफर्ट करें, थोड़ी सी कोशिश करके तो किसी गरीब तक पहुंचा दें। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे-हाल, और आज की पते की बात ये कि किसी की असल शख्सियत देखना हो तो उससे इख्तलाफ करके देख लें। कहते हैं इख्तलाफ शख्सियत का एक्सरे होता है। लजिया जी शो मुकेगा ना तो मेरी यदि लड़ाई होनी है यार, मैं दी शख्सियत देखनी है। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।